हेलो एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। देखिए, बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन बाद जो है कि शुरू होने वाला है। तो बच्चे काफ़ी बेचैन हैं और काफ़ी इधर-उधर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मैंने उर्दू सब्जेक्ट का महा मैराथन लाया है ताकि बच्चों की मदद की जा सके। और अगर आप इस महा मैराथन को सिर्फ़ देख लेते हैं तो आपका जो है कि 70 से 80 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आप ईज़िली जो है कि 70 से 80 नंबर आज के मैराथन से आपका जो है कि हासिल हो जाएगा। तो जो उर्दू की किताब है दरख्शां हिस्सा दोम, जो क्लास 10th में बिहार में चलता है, उसका जो है कि आज हम लोग ओवरव्यू पूरा जो है कि उसका निचोड़ हम पेश करने वाले हैं आप लोगों के सामने। हर लेसन का, हर सबक का। तो पहला लेसन है आपका दरख्शां में, वो है हम्द। कौन सा लेसन है आपका? हम्द। तो देखिए वन बाय वन करके हर लेसन का में जो इम्पोर्टेंट नुकात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके आते हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को टारगेट करने वाला हूं। तो आप अगर बोर्ड का एग्जाम इस बार बिहार से देने वाले हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस 2 घंटे की क्लास को जरूर महामैराथन को देख करके जाएं, जिससे जो है कि आपको एग्जाम में बहुत ही मदद होने वाला है। चलिए देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं आज का पहला जो आपका सबक है, पहला जो लेसन है दरक्षा में, वो है हम्द। तो देखिए कहा जा रहा है कि हम्द के मानी पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा कि हम्द के क्या मानी होते हैं। तो हम्द के मानी होते हैं खुदा की तारीफ करना। तो हम्द के क्या मानी होते हैं? खुदा की तारीफ करना। फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पूरी दुनिया को किसने बनाया, यानी कि खुदा खालिके कायनात है। क्वेश्चन आता है कि खालिके कायनात कौन है? तो खुदा है, यानी कि पूरी दुनिया को किसने बनाया है? तो खुदा ने बनाया है। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि यगाना है और यकता है उसकी जात। किसकी जात यगाना है और एकता है? तो खुदा की जात यगाना है और यकता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि खालिके कायनात कौन है? तो खुदा है। किसकी जात यगाना और यकता है? वाहिद है। तो खुदा की जात यगाना और यकता है। और पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम्द कहते हैं। अब देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया कलाम पेश किए जाते हैं, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे नात कहते हैं। और थर्ड पॉइंट में है कि जिसमें बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, औलिया अल्लाह, इन सब की तारीफ की जाती है, खुलफाए राशिदीन, इन सब की तारीफ की जाती है, उसे मनकबत कहते हैं। यानी कि हुसैन की शान में कोई नात है, हुसैन की शान में कोई अगर नज्म कहा गया है तो वो क्या है? मनकबत है। यानी कि जब बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, खुलफाए राशिदीन की शान में कुछ मदहिया कलाम कहा जाता है तो उसे मनकबत कहते हैं। तो ये तीनों, यानी कि हम्द, खुदा की शान में जो कुछ कहा जाता है तारीफ की जाती है, हम्द है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहा जाता है तारीफ की जाती है, नात है। और जो बुजुर्गान दीन की शान में कुछ तारीफ की जाती है, मदहिया कलाम कहा जाता है, उसे मनकबत कहते हैं। और एक यहीं पे आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉर्मली इंसान की तारीफ की जाती है किसी बादशाह की, तो उससे जो है कि कसीदा कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला लेसन था हम्द, और हम से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यही बन सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। शबनम कमाली, एक शायर का नाम दिया हुआ एक राइटर है, शबनम कमाली। यानी कि हम था पहला, अब दूसरा है शबनम कमाली। आइए देखते हैं शबनम कमाली के बारे में। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि इनका असल नाम क्या है। तो आपको याद कर लेना है कि शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफा रजा। क्वेश्चन आएगा कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि मुस्तफा रजा है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको उनके पैदाइश से, कि बताइए कि वो कब पैदा हुए। तो आपको जवाब देना है कि भाई 1938 में पैदा हुए। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत
बाय चांस डेट पूछता है, ईयर आपको याद रखना है कि 1938 में पैदा हुए शबनम कमाली। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कहाँ पैदा हुए ये याद रखना है, यानी कि जाए पैदाइश से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे, तो आपको याद रखना है सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। और तीसरा जो क्वेश्चन आपको यहां से आ सकता है वह है कि निसाब में शामिल जो इनका हमद है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमद खुदाए अज़्वजल जो निसाब में शामिल है ये किनका लिखा हुआ है, तो ये शबनम कमाली का लिखा हुआ है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि शबनम कमाली का लिखा हुआ कौन सा हमद आपके निसाब में शामिल है, निसाब माने सिलेबस, तो आपके निसाब में शबनम कमाली का द्वारा जो लिखा गया हमद है वो शामिल कौन सा है, हमदे खुदाए अज़्वजल, हमदे खुदाए अज़्वजल। अब क्वेश्चन एक और पूछ सकता है यहाँ पे एग्जामिनर कि शबनम यानी कि शबनम कमाली में शबनम क्या है, तो शबनम तखल्लुस है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शबनम कमाली में शबनम क्या है, तो शबनम तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं, यानी कि शायर या अदीब जो अपना छोटा सा नाम रख लेते हैं और जो शायरी में इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस इंग्लिश में इसे कहते हैं पेन नेम, यानी कि राइटर या शायर जो अपना छोटा सा नाम रख लेते हैं असल नाम के अलावा और अपनी शायरी में मक्ता में जो अपना नाम इस्तेमाल करते हैं उसी को तखल्लुस कहते हैं। आगे की हम लोग वीडियो में देखेंगे कि डिटेल में तखल्लुस है क्या। तो शबनम कमाली से यही 2 4 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है मुख्तसर अफसाना। देखिए मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर माने होता है छोटा, तो मुख्तसर अफसाना कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। तो मुख्तसर अफसाना से आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि मुख्तसर अफसाना के क्या खुसूसियात हैं। तो देखिए मुख्तसर अफसाना के 2 खुसूसियात मैंने लिखा है। एक है कि जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, एक ही नशिस्त का मतलब होता है बैठक, यानी कि एक बार बैठे और पूरा खत्म कर दिए, यानी कि 2 3 4 5 पेज की होती है अफसाना। तो बहुत इसकी खुसूसियात यह है कि जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है और जिसमें वहदत तासीर पाई जाती है। वहदत तासीर मतलब कोई एक ही टॉपिक पे लिखा रहता है ये, है ना। तो आपको सिर्फ याद रखना, डिटेल में क्लास नहीं है कि मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये क्या होते हैं, बस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जिसमें वहदत तासीर पाई जाती है, जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जाए, वो किसकी खूबी है, तो मुख्तसर अफसाने की खूबी है ना। तो मुख्तसर अफसाने की खुसूसियत क्या है, जो एक ही वहदत तासीर पाई जाती है या जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए। क्वेश्चन कैसे आपको आ सकते हैं, आपको पूछ सकता है कि जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए या जिसमें वहदत तासीर पाई जाती है, मुंदरजा झेल में से किसमें पाई जाती है, तो नावल में, मुख्तसर अफसाना में, ड्रामा में, कसीदा में। तो आपको बताना कि मुख्तसर अफसाना में वहदत तासीर पाई जाती है और एक ही नशिस्त में उसे पढ़ते हैं। दूसरा आपको कैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपकी किताब में दिया हुआ है कि पहला जो मुख्तसर अफसाना है वो है नसीर और खदीजा, यानी कि पहला जो मुख्तसर अफसाना है उसका नाम है नसीर और खदीजा, और इसको लिखने वाले जो है राइटर मुसन्निफ उनका नाम है राशिदुल खैरी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन है, तो आपको जवाब देना होगा नसीर और खदीजा है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पहला अफसाना निगार कौन है, तो अफसाना निगार जो इसको लिखा है, कौन लिखा है, राशिदुल खैरी ने। तो राशिदुल खैरी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाना निगार, और उर्दू की पहला जो अफसाना है वो कौन है, नसीर और खतीजा। तीसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि भाई तरक्की पसंद तहरीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था, तो आपको सिंपल याद रखना है कि 1936 में हुआ था। अब ये क्या है, क्लास अब नहीं चल रहा कि डिटेल में बताऊं, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्लास ले रहा हूं कि आपको कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे या सब्जेक्टिव में उसको लिखना है और आपको करना है आसानी से। तो बहुत आसानी से है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1936 में हुआ था। तो अफसाना जो आपका लेसन है उससे सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन जो आपका है वो है सुहेल अजीमाबादी, एक राइटर का नाम दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आखिर सुहेल अजीमाबादी से आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इनका असल नाम क्या है। तो देखो इनका असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान, एकदम बढ़िया से याद कर लो कि सैयद मुजीबुर रहमान। ऑप्शन में हो सकता रहेगा मुजीबुर रहमान, हो सकता रहेगा सैयद मुजीब, हो सकता रहेगा सैयद रहमान, लेकिन आपको पूरा याद रखना है बहुत गौर से, इसलिए आपको याद रखना है कि सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीमाबादी का असल नाम है। अब फिर आपको पूछ सकता है क्वेश्चन पैदाइश से, यानी कि कब पैदा हुए थे, तो 1911 में पैदा हुए थे।
और इससे भी जरूरी है बात ये याद रखना कि कहाँ पैदा हुए थे, इसलिए मैंने देखो लिख दिया है, क्योंकि जाए पैदाइश से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कहाँ पैदा हुए थे, तो पटना में पैदा हुए थे। फिर आपको क्वेश्चन बन सकता है इनकी वफात से, तो वफात कब हुई थी इनकी, तो 1980 में हुई थी, यानी कि 1911 में पटना में पैदा हुए और 1980 में इनकी वफात हो गई। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ताल्लुक पूछेगा कि बताइए कि सुहेल अजीमाबादी का ताल्लुक किस तरह के खानदान से था, तो इनका ताल्लुक जमींदार खानदान से था, यानी कि इनके जो घर वाले थे उनके पास बहुत जमीन थी, यानी कि जमींदार थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा अखबार निकाला, तो आपको याद रखना है कि उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम है साथी। तो साथी किसने अखबार निकाला, सुहेल अजीमाबादी ने निकाला। क्वेश्चन आपको फिर जो इन्होंने किताबें जो लिखी है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इनके अफसानवी के मजमुए हैं 3, एक है चार चेहरे, याद रखना है चार चेहरे किनकी किताब है, तो ये सुहेल अजीमाबादी की है। अलाव बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अलाव किनका है, सुहेल अजीमाबादी का। आदमी के रूप किनका है, अगेन सुहेल अजीमाबादी का। और एक उनका नावल है, कौन सा है, बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। तो ये 4 किताबें आपको याद रखनी है, चार चेहरे, अलाव, आदमी के रूप और बेजड़ के पौधे। तो सुहेल अजीमाबादी से क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यही आएंगे, और जरूर जरूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे कि सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या है, मुजीबुर रहमान, कब पैदा हुए थे, 1911 में पैदा हुए, कहां पैदा हुए, पटना में पैदा हुए, कब इनकी वफात हुई, तो 1980 में हुई, इनका जो है कि अखबार का नाम क्या है, तो साथी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनकी किताब बताइए चार चेहरे किनकी लिखी हुई है, सुहेल अजीमाबादी की लिखी हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए अलाव किनकी लिखी हुई है, सुहेल अजीमाबादी की, आदमी के रूप। और या फिर आपको पूछा जा सकता है कि बेजड़ के पौधे बताइए कि किनकी लिखी हुई किताब है, तो आपको जवाब देना है कि ये सारी किताबें सुहेल अजीमाबादी के जरिए लिखी गई है। तो ये थे सुहेल अजीमाबादी, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ सकता है। अब नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते, देखिए सुहेल अजीमाबादी के जरिए लिखा हुआ एक अफसाना है जिसका नाम है भाभी जान, यानी कि आपके निसाब में शामिल है भाभी जान। तो क्वेश्चन तो पहले ये आ सकता है कि बताइए भाभी जान किनका अफसाना है, तो आपको याद रखना है कि ये सुहेल अजीमाबादी का है, सुहेल अजीमाबादी का है। और दूसरा कैसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाभी जान क्या है, नावल है, कुतुब है, ड्रामा है, या फिर मुख्तसर अफसाना है, तो आपको याद रखना है कि ये मुख्तसर अफसाना है। तो भाभी जान क्या है, अफसाना है। कौन लिखा है, सुहेल अजीमाबादी ने। तो ये जो अफसाना है ना, तो बेहतर तो ये होता है कि आप पढ़ लेते तो कहीं से भी क्वेश्चन आते तो आप जवाब दे पाते, लेकिन अब टाइम है नहीं, तो मैं शॉर्ट में किरदार से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कि रुकैया भाभी किस अफसाने की किरदार है, तो आपको याद रखना है कि भाभी जान जो अफसाना है उसकी किरदार है कौन, रुकैया भाभी। दूसरा इसमें किरदार है वो है अख्तर, यानी कि अख्तर नाम का एक लड़का किरदार है किसमें, भाभी जान में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अख्तर क्या है, अख्तर का पेशा क्या है, क्या करता है अख्तर, तो अख्तर एक शायर है। क्वेश्चन आता है कि अख्तर क्या है, तो शायर है। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाभी जान में जो किरदार है अख्तर, उसमें अख्तर का पेशा क्या है, क्या काम करता है, तो शायरी करता है। फिर एक किरदार है शम्मी, है ना, शम्मी एक लड़की है जिसको जो है कि रुकैया भाभी बहुत मदद करती है ना। फिर एक किरदार है वो है जमीला, तो जमीला अख्तर की माशूका है ना, याद रखना है कि जीएफ है कि जो अख्तर की माशूका है उसका क्या नाम है, तो जमीला नाम है। तो इस तरह से आपको किरदार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रुकैया भाभी, अख्तर, शम्मी, जमीला, ये सारे जो किरदार हैं वो किसमें है, भाभी जान के। या यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो रुकैया भाभी है उनके शौहर किस लिए बार बार जेल में जा रहे थे, तो सियासत की वजह से, यानी कि राजनीति में थे वो, इसलिए जो है कि बार बार जेल चले जा रहे थे। तो इस तरह से आपको भाभी जान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट लेसन की तरफ। नेक्स्ट लेसन है वो बेस्ड है सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए पहला तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का किस चीज पे महारत हासिल थी। तो देखो इनको महारत किस पे थी, नफ्सियात पे, नफ्सियात उनका खास मौजू रहा है। यानी पूछेगा कि नफ्सियात किनका खास मौजू रहा है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का रहा है। यह कह सकता है कि नफ्सियात पे किनको महारत हासिल थी, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन को। यानी कि नफ्सियात से क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना सैयद मोहम्मद मोहसिन को।
दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब पैदा हुए थे, तो 1910 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे। वफात कब हुई? तो 2002 में वफात हुई इनकी। कहाँ वफात हुई? तो दिल्ली में हुई। कैसे हुई? तो इलाज के दौरान, यानी कि इलाज चल रही थी, उन्हीं के दौरान जो है कि इनका वफात हो गया दिल्ली में। पैदा पटना में हुए हैं और मरे हैं दिल्ली में, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है इनके वालिद का नाम क्या है, तो वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद है ना। क्वेश्चन अब पूछ सकता है कि इनकी जो बहुत सारी किताबें हैं, पूछ सकता है बहुत फेमस किताब है इनकी अनोखी मुस्कुराहट। क्वेश्चन आया कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ का नाम क्या है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन। जख्म के फूल उनकी एक किताब का नाम है, याद रखना है, सैयद मोहम्मद मोहसिन की। और नफ्सियाती जाविये, तो ये 2-3 किताबें याद रखनी है, अनोखी मुस्कुराहट, जख्म के फूल और नफ्सियाती जाविये। और उनको नफ्सियात पे जो है कि कमांड था, महारत हासिल थी, खास मौजू उनका रहा है। तो इस तरह से आपको जो है कि मोहम्मद मोहसिन से क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए कि फरार एक अफसाना है, यानी कि आपके निसाब में शामिल है फरार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फरार क्या है, तो फरार एक मुख्तसर अफसाना है। फरार के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। और फिर आपको अब फरार में जो किरदार आए हैं, जो फरार अफसाना उसमें जो किरदार है उससे क्वेश्चन बन सकता है आपको कि किरदार पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो है महमूद, है ना। उसी के आसपास सारी कहानी घूमती है। तो महमूद सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है। उसके बाद कमाल महमूद का दोस्त है, फिर खालिदा है ना, लड़की, और फिर एक अजीम है महमूद का साथी, और एक है जुबैदा। तो ये जो है कि 5 किरदार है फरार में। क्वेश्चन आपको हो सकता है बनेगा कि बताइए कि महमूद की शादी किससे हुई, तो आपको याद रखना है जुबैदा से हुई थी, है ना। फिर आपको याद रखना कि महमूद जो है कि कितने साल का था कि उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, यानी कि महमूद कब यतीम हो गया था, तो 10 साल का, यानी कि 10 साल का था कि उनके वालिदैन इस दुनिया को खैरबाद कह दिए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपको बन सकता है कि महमूद एग्जाम पास करके क्या बना था, क्या उसे मिली थी, तो डिप्टी कलेक्टर बना था, यानी कि डिप्टी कलेक्टरी उसको मिली थी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि क्या उसे मिली थी, तो डिप्टी कलेक्टरी मिली थी आपको, है ना। तो ये था फरार। फरार से आपको जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि इसे लाइक कर दीजिए वीडियोस को। और जो भी बच्चे आपके साथी लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको उनके साथ ये शेयर कर दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट लेसन हमारा लेसन है वो है कमर जहां। तो कमर जहां के बारे में देखते हैं कि आपके एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कमर जहां से रिलेटेड। तो पहली पूछे जा सकती है, बताइए कि पैदाइश इनकी। तो पैदाइश आपकी किताब में दिया हुआ है, कंफर्म नहीं है, 1951 से 1952 के दरमियान हुआ है, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। लेकिन आपको जब ये कंफ्यूजन है तो ये नहीं पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है जाए पैदाइश की उनकी पैदाइश हुई कहाँ थी, तो आपको याद रखना है समस्तीपुर जिला में हुई थी, है ना। फिर आपके वालिद, वालिद लिखने का मतलब है कि वालिद का नाम इनका क्या था, तो वालिद का नाम था सैयद अताउल हक, है ना। फिर क्वेश्चन बन सकता है इनकी पहली कहानी कौन है, तो है जुनूने वफा। क्वेश्चन बन सकता है जुनूने वफा किनकी कहानी की किताब है या किनकी कहानी है, तो आपको याद रखना है कमर जहां की कहानी है। या फिर आपको जो इन्होंने किताबें लिखी हैं उससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। किताबें क्या लिखी है, चारागिर, आपको क्वेश्चन बन सकता है चारागिर किनकी किताब है, तो कमर जहां की है। आपको बन सकता है अजनबी चेहरे किनके द्वारा लिखी गई है, तो कमर जहां। आपको बन सकता है याद नगर किनकी किताब है, तो कमर जहां की। तो कमर जहां से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यही 2-4 बातें कमर जहां से रिलेटेड है जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट आना है आपके निसाब में, वो है कटी हुई शाख। तो देखिए कटी हुई शाख क्या है, पहली बात तो यही क्वेश्चन बन सकता है, तो मुख्तसर अफसाना है, यानी कि अफसाना है। फिर बन सकता है कटी हुई शाख किनका अफसाना है, तो कमर जहां का, यानी कि कमर जहां ने लिखा है कटी हुई शाख। अब कटी हुई शाख किस बारे में है, ये भी क्वेश्चन बनता है पूरे कहानी के निचोड़ से। तो देखो एक लोग जो है कि जो प्रवासी होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह काम करने जाते हैं विदेश में, और फिर बहुत दिन के बाद रिटर्न आते हैं तो बहुत उनको बदला सा लगता है, तो जो वो चीज़ मिस करते हैं अपने घर की चीज़ों को, उसी से रिलेटेड ये है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं दूसरे देश में, तो उनसे रिलेटेड कौन सी कहानी है, तो कटी हुई शाख है। अब किरदार पूछ सकता है, तो किरदार एक किरदार दिया हुआ आपकी निसाब किताब में, वो है असद। असद,
तो क्वेश्चन आ सकता है कि असद नामी जो किरदार है वो किस कहानी का किरदार है, किस अफसाने का किरदार है, तो कटी हुई शाख का है। तो कटी हुई शाख से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वो है निगार अजीम, यानी कि निगार अजीम के बारे में अब देखते हैं कि इनसे जो है कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है असल नाम उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका असल नाम है मलका महर निगार। निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो मलका महर निगार। अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा था इनका, तो अक्स, याद रखना है अक्स है। फिर दूसरा था गहन, तो जो पहला है वो अक्स है, फिर उसके बाद है गहन। तो पूछ सकता है गहन किन की किताब है, तो निगार अजीम की। अक्स किन की किताब है, निगार अजीम की। या फिर आपका जो है कि गिरद आवारगी, ये किन की किताब है, तो निगार अजीम की। और ये क्या है, सफरनामा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिरद आवारगी जो है कि ये निगार अजीम की जो किताब है क्या है, सिन्फ के एतबार से कि नावल है, अफसाना है, या फिर सफरनामा है। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, सफरनामा है। तो निगार अजीम से बेसिकली यही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक अफसाना है आशियाना, है ना। आशियाना क्या है, अफसाना है, यानी कि मुख्तसर अफसाना। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि आशियाना क्या है, नावल है, ड्रामा है, सफरनामा है, अफसाना है, तो अफसाना है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए आशियाना को किसने लिखा, आशियाना के मुसन्निफ का क्या नाम है, तो मुसन्निफ है इनके निगार अजीम। ठीक है। अब इसमें जो किरदार आए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत गौर से सुनिए, थोड़ा बहुत सारे किरदार हैं, है ना। तो देखिए एक बुजुर्ग लेडी है ना, औरत है, और उनकी शौहर है। तो पहले तो याद रखना है लेडी का यहाँ पे नाम नहीं है, उनके शौहर का नाम है बरकत अली। याद रखना है आपको कि जो बुजुर्ग लेडी है उस उनके शौहर का जो नाम है वो है बरकत अली, और उनकी जो बेटी है उनका नाम है रुकैया। देखिए रुकैया भाभी से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, रुकैया भाभी यानी कि भाभी जान में एक किरदार है रुकैया भाभी। उसके अलावे अगर आ जाए रुकैया कहाँ किरदार है, तो आशियाना का है। रुकैया क्या है, तो बेटी है ना वो लेडी की, और उनके शौहर का नाम है बरकत अली। अब ये देखिए ये जो है ना सिराज और इरफाना, ये जो लेडी है उनका बड़ा बेटा का नाम है सिराज, और सिराज के वाइफ का नाम है इरफाना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिराज के वाइफ का, बीवी का क्या नाम था, तो इरफाना। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वो जो लेडी है या बरकत अली है, इनका और इरफाना से क्या रिश्ता है, तो बरकत अली के पुतोह है इरफाना। अब देखो लिखा हुआ एक अदनान और फरहान। अदनान और फरहान दोनों जो है कि बेटे हैं किनके, सिराज और इरफाना के, और ये हो गए पोता किनके, ओ लेडी के, या बरकत अली के हो गए पोते। तो इस तरह से सिराज, इरफाना, अदनान, फरहान, बरकत अली, रुकैया, ये सारे किरदार जो हैं अफसाना आशियाना से हैं। और ये जो सिराज और बहू इरफाना जो है उनकी, वो कहाँ रहती हैं, कहाँ जॉब करते हैं, तो रहते हैं उन लोग बेंगलुरु में, है ना। बेंगलोर याद रखना है कि किस शहर में सिराज ने अपने माँ बाप को ला के रखा था, तो बेंगलोर में ला के रखा था। तो आपको अफसाना आशियाना से यही क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि सारे लेसन को, पूरे किताब को मुझे खत्म करना है। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, आप सो रहे हैं इसे लगा दीजिए, सुनिए, तो आप बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कि ये सारी बातें याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते, जो हमारा लेसन है ना वो है मजमून, है ना। तो मजमून कुछ खास नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ मजमून कहते किसे हैं। देखिए मजमून जब कोई एक टॉपिक पे, यानी कि एक टॉपिक पे, एक सबक पे कुछ इजहार ख्याल करते हैं हम लोग, तो उसी को कहते हैं कि वो है मजमून। जैसे कि बचपन में हम लोग लिखते थे गाय पे लिखते थे, है ना, उसी को लेख कहते हैं, उसी को एसे कहते हैं इंग्लिश में। तो किसी एक टॉपिक पे कह दिया कि बताइए भारत पे लिखिए, या फिर कह दिया गाय पे लिखिए, या फिर कह दिया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पे लिखिए, या कंप्यूटर पे लिखिए, है ना। तो कुछ भी हम लोग जब एक कोई टॉपिक पे उसके बारे में डिटेल में लिखते हैं, उसी को एसे कहते हैं, उसी को मजमून कहते हैं। स्टेटमेंट बेस आ सकता है क्वेश्चन कि जिसमें किसी एक सबक पे उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू की जाती है, उस सिन्फ को क्या कहते हैं, तो उस सिन्फ को मजमून कहते हैं। आपको इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते, लेसन है वो है आलमी हुदत, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से हर साल एग्जामिनर पूछता है, तो इसलिए बहुत डिटेल में अच्छे से इसको समझना बहुत जरूरी है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि जमीन क्या है। तो जमीन एक सैयारा है, सैयारा माने प्लैनेट, है ना। तो जमीन एक सैयारा है। फिर क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यानी कि आलमी हुदूद कैसा मसला है। तो यह एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। क्वेश्चन बन सकता है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 यानी कि मीथेन है, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक है ओजोन। तो आपको दे देगा कि बताइए कि मुंदरजा झील में से कौन ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो चारों कोई ऑप्शन देगा, एक को हटा देगा इसमें से कोई, या इनमें से कौन कौन है इसमें से एक हटा देगा, कोई एक दूसरा ऐड कर देगा। तो आपको इन चारों को याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पड़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में रखा गया है। किनको? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को और ओजोन को। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में कितना उसमें इजाफा हो गया, कितना बढ़ोतरी हो गया है। तो याद रखना है 31% जो है कि बढ़ गया है ना। दूसरा आपको यह भी पूछ सकता है कि CH4 यानी कि मीथेन जो है कि वो कितना बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। तो 149% बढ़ गया। देखो ये डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछेगा एग्जैक्टली कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया है। तो 31% बढ़ गया है। मीथेन कितना बढ़ गया है? तो 149% बढ़ गया। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मीथेन का सोर्स है कि मीथेन सबसे ज्यादा कहां से हमें मिलते हैं, कहां से उसका उत्पादन होता है। तो देखिए धान की खेती, गाय भैंस की गोबर से जो है कि मीथेन ज्यादा निकलता है। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। अब चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, इस पे बहस करने के लिए बहुत सारे इजलास हुए हैं, बहुत सारे मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस हुई है। उनमें से पहला दिया आपको क्योटो। तो क्योटो कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन आएगा कि क्योटो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। तो याद रखना है आपको कि 2007 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। उसी तरह से बालो ज्ञान कांग्रेस, बालो ज्ञान कांग्रेस कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। क्योटो 2007 में हुआ, बालो ज्ञान 2008 में हुआ। और ये कहां हुआ था बालो ज्ञान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नागालैंड, जो नागालैंड हमारा एक राज्य है, वहां हुआ था। और नागालैंड ना दे करके पूछ दे, उस शहर का नाम दे दे, तो आपको याद रखना उस शहर का नाम था दीमापुर। यानी कि नागालैंड का एक शहर है दीमापुर, वहां पे जो है कि बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था। तो बालो ज्ञान कांग्रेस हुआ था नागालैंड के दीमापुर शहर में। उसके जो मौजू थे, विषय थे, वो क्या था? पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे कैसे हम लोग क्या करें जिसकी वजह से कम हो, इसके बारे में वहां पे डिस्कशन हुई थी। उसके जो मेहमान खुसूसी थे, चीफ गेस्ट थे, वो थे आपको APJ अब्दुल कलाम, है ना। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आएगा कि बालो ज्ञान कांग्रेस के मेहमान खुसूसी कौन थे। तो आपको आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू थे, APJ अब्दुल कलाम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, या मनमोहन सिंह थे। तो APJ अब्दुल कलाम याद रखना है आपको। फिर आपको वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम ने क्या सजेशन दिया था, मशवरा दिया था कि हम लोग कैसे ग्लोबल वार्मिंग को, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि 10 से 17 साल के जो बच्चे हैं ना, वो अगर चाहें तो इसको कम कर सकते हैं। कैसे? अगर सारे लोग 5-5 पेड़ अगर लगाएं, यानी कि 10 से 17 साल के जितने भी बच्चे हैं हमारे देश में, अगर वो सारे लोग 5-5 पेड़ लगा दें, 5-5 पौधा लगा दें, तो हम लोग इस समस्या से लड़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते थे। तो अब चलते हैं सर सैयद अहमद खान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, इनके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड आना ही आना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इनके हवाले पूछा जा सकता है। देखिए पहला बात है इनका सर सैयद अहमद खान। पहले तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि बताइए कि सर सैयद अहमद खान में ये जो सर है ना, ये क्या है। क्वेश्चन पूछा गया कि सर सैयद अहमद खान में सर क्या है। तो सर जो है ना, ये खिताब, क्या है? खिताब। आपको याद रखना है कि खिताब, खिताब किसे कहते हैं? जो हुकूमत के जरिए कुछ अच्छा काम करने से जो हुकूमत को इनाम देती है, उसी को कहते हैं खिताब। तो सर सैयद अहमद खान में सर क्या है? खिताब है। तो इन्हें जो है कि 1878 में बरतानवी हुकूमत ने, अंग्रेजों ने उन्हें खिताब दिया था सर का।
क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बन सकता है उनके पैदाइश के हवाले से कि बताइए कि कब पैदा हुए थे, तो 1817 में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे ये बन सकता है, तो दिल्ली में पैदा हुए थे। वफात कब हुई इनकी, तो 1898 में हुई। कहाँ पे मदफून है, इनकी कब्र कहाँ है, तो अलीगढ़ में है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है साइंटिफिक सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, है ना। साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई, तो 1862 में बनाई। कहां पे बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन, तो गाजीपुर में बनाई थी। याद रखना है कि साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई थी, 1862 में बनाई थी। कहां पे बनाए थे, तो गाजीपुर में बनाए थे। फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड कब गए, तो 1869 में। 1869 में सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का सफर, इंग्लिस्तान कहने का मतलब है इंग्लैंड, इंग्लैंड का सफर उन्होंने किया था। वापस जब इंग्लैंड से आए, वापस आकर उन्होंने क्या किया था, एक अखबार, एक रिसाला निकाला था जिसका नाम है तहजीबुल इखलाक। क्वेश्चन आ सकता है तहजीबुल इखलाक नामी रिसाला किसने निकाला, तो सर सैयद अहमद खान ने। यह क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लैंड से वापस आकर के उन्होंने कौन सा रिसाला निकाला, तो तहजीबुल इखलाक। फिर एक उन्होंने कॉलेज बनाया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, जो बाद में चल करके क्या हुआ, बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज हम लोग जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। उसको जो है उन्होंने बनाया था, उसका नाम था पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन 1920 में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि बताइए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना, तो 1920 में। क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कर दिया गया, तो 1920 में कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। फिर आपको बन सकता है कि उन्होंने जो किताबें लिखी, देखो उनकी बहुत फेमस किताब है असाउस सनादीद, है ना। फिर हम उनकी किताब है असबाबे बगावत हिंद, यानी कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जो बगावत हुआ था, उस पे जो उन्होंने किताब लिखी थी उसका नाम है असबाबे बगावत हिंद। एक मजमून शामिल है रिया, आपके निसाब में एक मजमून है शामिल रिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिया किन की मजमून है, तो सर सैयद अहमद खान की। तो सर सैयद अहमद खान से यही क्वेश्चन आपको बेसिकली बन सकता है। वो है अब्दुल मगनी पे बेस, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मगनी। आइए जानते हैं कि इनसे क्या आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। याद रखना है आपको कि 1934 में। औरंगाबाद से इनका ताल्लुक है, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं औरंगाबाद से। बहुत खुशी हुई कि औरंगाबाद के रहने वाले थे। वफात इनकी कब हुई, तो 2006 में हुई। कहाँ हुई, पटना में हुई। याद रखना है आपको। वालिद का क्या नाम था, तो मौलाना अब्दुल रऊफ नाम था। याद रखना है कि अब्दुल मगनी के वालिद का नाम तो मौलाना अब्दुल रऊफ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कॉलेज में ये पढ़ाते थे, तो पटना कॉलेज में पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे भाई, तो पढ़ाते थे अंग्रेजी, इंग्लिश पढ़ाते थे। पूछा जा सकता है, क्योंकि आप हो सकता है जंप कर जाओ कि उर्दू पढ़ाते थे, फारसी पढ़ाते थे, नहीं अंग्रेजी पढ़ाते थे, है ना। याद रखना है आपको कि अंग्रेजी के लेक्चरर बने थे पटना कॉलेज में, है ना। फिर आपको निसाब में पूछा सकता है कि ये इनका जो कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो अदब की पहचान। अदब की पहचान एक मजमून है जो आपके निसाब में शामिल है। फिर बहुत सारी दिगर उनकी किताबें हैं। जाद-ए-एतदाल, याद रखना आपको, एग्जाम में पूछेगा कि जाद-ए-एतदाल किनकी किताब है, अब्दुल मगनी की। नुक्ता-ए-नज़र और तश्कील-ए-जदीद, तो इस तरह से इनकी ये सारी किताबें पूछी जा सकती है। निसाब में जो शामिल किताब है वो पूछा जा सकता है अदब की पहचान। अंग्रेजी पढ़ाते थे पटना कॉलेज में। मौलाना अब्दुल रऊफ उनके वालिद का नाम है। 1934 में पैदा हुए, औरंगाबाद से उनका ताल्लुक है। वफात 2006 में हुआ, पटना में हुआ था। और ये कौन थे भाई, तो ये थे डॉक्टर अब्दुल मगनी। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हिंदुस्तानी आइन के मेमार, यानी कि हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता और किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन तो पहले यही आएगा कि बताइए कि हिंदुस्तानी आइन के मेमार किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं बुक में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां से भी 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि भाई भीमराव अंबेडकर से ताल्लुक से आ सकता है कि हिंदुस्तानी आइन का मेमार किन्हें कहते हैं,
तो भीमराव अंबेडकर को। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 1891 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो पर्टिकुलर अगर जगह का नाम पूछ ले तो मऊ, और अगर जनरल नाम है सेंट्रल इंडिया में, यानी कि मऊ नामी एक जगह है सेंट्रल इंडिया में, वहां उनकी पैदाइश हुई थी। कब, 1891 में। अब आएगा कि उनके वालिद का क्या नाम था, तो वालिद का नाम था राम जी मालू जी सकपाल। याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद का क्या नाम था, तो राम जी मालू जी सकपाल। उनकी वालदा यानी कि उनकी मां का क्या नाम था, तो भीम बाई नाम था। अब है कि वालिदैन के 14 और सबसे छोटे बेटे थे ये, यानी कि 14वीं, यानी कि 13 इनसे पहले इनके भाई बहन थे, और ये 14वीं बच्चे थे अपने वालिदैन के। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, और प्यार से जो है ना इनको घर में या लोग जो कि भीमा कहते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर को प्यार से लोग क्या कहते थे, तो भीमा कहते थे। अब है ताल्लुक, यानी कि इनका ताल्लुक किस खानदान से और किस जबान से था, तो देखिए मराठी जबान ये बोलते थे, मराठी जबान से इनका ताल्लुक था। और ये जो खानदान है उसका नाम है महार, यानी कि महार खानदान। तो इनके खानदान का नाम क्या था, महार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस खानदान से भीमराव ताल्लुक रखते थे, तो महार खानदान से। किस जबान से, तो मराठी जबान से। अब क्वेश्चन बन सकता है कि वालिद जब सुबकदोश हुए, यानी कि उनके वालिद जो थे ना फौज में थे, तो जब वो फौज से रिटायर हुए तो किस पद से रिटायर हुए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर के जब वालिद रिटायर हुए फौज से तो किस ओहदे पर थे, तो याद आपको रहता है सूबेदार मेजर थे, है ना, सूबेदार मेजर के ओहदे पर थे, और वहां से वो रिटायर हुए थे। भीमराव अंबेडकर जब 6 साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, यानी कि उनकी माँ जो है कि चल बसी थी। यानी कि जब भीमराव अंबेडकर 6 साल के ही थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके वालदा का इंतकाल कब हुआ, भीमराव अंबेडकर कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो वो 6 ही साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब उनके वालदा का इंतकाल हो गया, जब वो 6 ही साल के थे, तो फिर उनकी परवरिश किसने की थी, तो राम जी जो उनके फादर, उनकी बहन, तो उनकी बहन उनको क्या लगी, फुफ्फी, यानी कि उनकी फुफ्फी ने उनका जो है कि परवरिश किया था उनके वालिद वालदा के इंतकाल के बाद। फिर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि दस्तूर साज कमेटी, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो दस्तूर साज कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके सदर बने थे कौन, भीमराव अंबेडकर। फिर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जब वो 14 साल के थे और 5वीं जमात में पढ़ते थे, यानी कि 5वीं क्लास में पढ़ते थे, तो 9 साल की एक लड़की रामाबाई से उनकी शादी हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कितने क्लास में पढ़ते थे कि उनकी शादी हो गई थी, तो 5वीं क्लास में थे तो शादी हो गई थी। या पूछा जा सकता है कि वो कितने साल के थे कि उनकी शादी हो गई थी, तो 14 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी। पूछा जा सकता है कि जब उनकी शादी हुई तो उनकी वाइफ कितने साल की थी, तो 9 साल की थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको किनसे शादी हुई थी, किसके साथ, तो रामाबाई के साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। फिर आपको बन सकता है कि उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, तो बुद्ध मजहब को अपना लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट है कि उनकी वफात कब हुई, तो 1956 में हुई। तो ये पूरा ज्ञान जो था, ये पूरा इंफॉर्मेशन था, वो था भीमराव अंबेडकर के बारे में। 2-3 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जाम में। तो बार बार मैं कहूंगा कि इस वीडियो को बार बार आप सुनिए, जो भी 2-3 दिन टाइम बचा हुआ है, हर दिन 1-2 घंटा देख लीजिए, सुन लीजिए। आपको 70 से 80 नंबर जो मैं क्लास ले रहा हूं मैराथन, इसी से आपको आ जाएंगे। फिर मैं आपको याद दहानी करा दूं कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जो भी बोर्ड की एग्जाम इस बार देने वाले हैं उर्दू से, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लेसन है लुत्फुर रहमान से रिलेटेड, है ना। तो लुत्फुर रहमान से क्या आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला आ सकता है पैदाइश, कि कब वो पैदा हुए थे, तो पैदा हुए थे कब वो, तो 1941 में। कहाँ पैदा हुए थे, तो छपरा जिला में पैदा हुए थे, है ना। फिर है कि भागलपुर असेंबली हल्का से उन्होंने चुनाव लड़ा था। किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो आरजेडी से, यानी कि नेता टाइप के आदमी थे। आरजेडी मैंने राष्ट्रीय जनता दल। आपको याद रखना है कि लुत्फुर रहमान किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, तो राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि आरजेडी के पार्टी से चुनाव लड़ा था उन्होंने। एमएलए फिर बने थे, जीत गए थे। फिर एक उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, किताब है ताजगी बरगे नौ, बोस है सनम, है ना। फिर है
सॉरी बोसैनम, बोसैनम, फिर है सनम आशना, और निसाब में जो इनका मजमून आपका शामिल है वो है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, यानी कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के नाम से उन्होंने एक मजमून लिखा है जो आपके निसाब में शामिल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उर्दू ड्रामा और आगा हशर किसने लिखा है, यानी कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर तो लुत्फुर रहमान ने लिखा है। नेता लेसन है ना वो है आर्यभट्ट और तरेगना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन तो आप इस लेसन से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ये जितना मैंने बोर्ड पे लिखा ना यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए आइए जानते हैं आर्यभट्ट और तरेगना। तो देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि किस दौर को जो है कि सुनहरा दौर कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त दौर को याद रखना है, गुप्त दौर को जो है कि सुनहरा दौर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं उस समय साइंसदान थे, बहुत बहुत उस समय डेवलपमेंट हुआ था, बहुत खोज हुई थी, जो बादशाह थे राजा थे वो इंसाफ पसंद थे, जनता बहुत खुश रह रही थी, इसलिए उस दौर को जो है ना सुनहरा दौर कहा जाता है। किस दौर को, गुप्त दौर को। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्यभट्ट किस दौर में थे, तो गुप्त दौर में थे, ठीक है। फिर आपको पूछ सकता है कि पाइथागोरस जो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है उसकी रहनुमाई मार्गदर्शन किया था किसने, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन आएगा कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की, तो पाइथागोरस की, समझ रहे हैं। यह उनके पैदाइश से पूछ सकता है कब पैदा हुए थे आर्यभट्ट, तो 476 में पैदा हुए थे। वफात कब हुई इनकी, तो 564 में हुई थी। या ये भी पूछ सकता है कि वो कितने साल जिंदा रहे थे, टोटल उम्र उनकी कितनी थी, तो 88 साल, क्योंकि किताब में दिया हुआ है तो पूछ सकता है। फिर आपका दिया हुआ कि ये जो उन्होंने एक तजुर्बागाह लेबोरेटरी बनाया था, कहाँ बनाया था, तो उन्होंने पटना से 30 किलोमीटर जुनूब यानी कि दक्षिण की तरफ एक मसूड़ी नाम की जगह है, उसी के नजदीक एक जगह है तरेगना, तरेगना वहीं पे उन्होंने अपना तजुर्बागाह बनाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने तजुर्बागाह कहाँ बनाया, तो तरेगना में बनाया। तरेगना किसके करीब है, तो मसूड़ी के करीब है। पटना से कितना किलोमीटर दूर है, तो 30 किलोमीटर दूर है। पटना से किस जानिब है, किस सिमत है, तो आपको बताना होगा दक्षिण सिमत है, जुनूब सिमत है, समझ गए। अब आ सकता है कि उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र किसने किताब लिखी है, तो आर्यभट्ट ने लिखी है। फिर आपको आ सकता है निजामे इशारिया, जिसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, किसने बताया है, किसने दिया है, आर्यभट्ट ने। या फिर आपको पूछ दे सिफर, सिफर मतलब जीरो, जीरो का भाई तस्वुर ख्याल खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। आपको पूछ सकता है कि तरेगना का मतलब क्या है आखिर। देखिए तरेगना जो है कि हिंदी शब्द का एक लफ्ज है और इसका मतलब है तारे गिनना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्योंकि यहाँ आर्यभट्ट उनका नाम और तरेगना जिस जगह पे उन्होंने अपना तजुर्बागाह कायम किया था, जहां से उन्होंने रिसर्च किया था, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि तरेगना का क्या मतलब है, तो तरेगना का मतलब है तारे गिनना। तो कुछ भी क्वेश्चन आपको आर्यभट्ट और तरेगना से आएगा तो यही में से कहीं ना कहीं आपको आएंगे, तो इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये था आपका पार्ट 1। अगर आप लोगों को अगर ये पसंद आता है तो मैं पार्ट 2 बहुत जल्द कल ले आऊंगा आप लोग के फीडबैक के अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करके, आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो मैं इसका पार्ट 2 कल ले आऊंगा ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आपकी भलाई हो सके। जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप में, आपके सहपाठी जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं बिहार से 2025 में, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं पार्ट 2 बहुत जल्द ले आऊंगा, जिससे जो है कि आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा और बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।